हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। करेल वेट के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। बच्चे, हरियाणा जीके की पंचायती राज पार्ट 2 है। पार्ट 1 के अंदर हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी इंडिया जीके के रिलेटेड, जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है कि पंचायती राज जो है स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है ना। लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। जैसे पंचायती राज का उद्देश्य क्या था, तो सत्ता का विकेंद्रीकरण था, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर था, ठीक है। और बलवंत राय कमेटी बनी थी। भारत में कब लागू हुआ, हरियाणा में कब लागू हुआ। B.R. अम्बेडकर ने पंचायती राज का विरोध किया था और महात्मा गांधी जो थे वो कट्टर समर्थक हैं, गांधीवादी नेता जो हैं। वहीं से आगे मैंने बताया था कि हरियाणा से रिलेटेड कुछ पंचायती राज से इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो अगले पार्ट में मैंने बोला था करेंगे। तो वही इसका ये सेकेंड पार्ट है। मैं ये मान के चलूँगा, आशा करूँगा कि आपने पार्ट 1 देखा होगा। अगर कोई बच्चे ने पार्ट 1 नहीं देखा पंचायत राज का और सीधा यही देख रहा है, तो पहले भी पार्ट 1 देख ले, ज़्यादा अच्छे में समझ आएगा, ठीक है। और बच्चे, पता ही होगा कि ग्राम सचिव का पेपर आ गया है, ठीक है। 25, 26, 27 दिसंबर डेट सुनिश्चित की गई है और उस लिहाज से ये टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं और जितना करवा दिया यकीन मानो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा पंचायती राज में। ये 100% है। करवाने को पंचायती राज में बहुत कुछ है, मैं 5-7 क्लास भी ले सकता हूँ, बट उतना फ़ायदेमंद नहीं है। जो पेपर में आने लायक चीज़ें हैं वही करेंगे। जैसे अभी राइट टू रिकॉल बिल, सरपंच को हटाया जा सकता है। एक बिल पास हो गया विधानसभा से, राइट टू रिकॉल, ठीक है। महिलाओं को 50% आरक्षण दे दिया गया पंचायती राज में। ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, BCA कैटेगरी को भी आरक्षण देने की बात कही गई है, 8% आरक्षण। करंट अफेयर से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन हैं पंचायती राज से, वो भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। और बच्चे, प्रीवियस वीडियो में क्या था कि मैं जो चीज़ें आपको समझा रहा था वो मैं बोर्ड पे लिखता था, तो इससे काफ़ी टाइम वेस्ट होता था, काफ़ी टाइम यूटिलाइज हो जाता था और वीडियो काफ़ी लंबी बनती थी। 1-1 घंटे की वीडियो बनती थी, 50 मिनट, 55 मिनट, और फिर बच्चे बोलते थे कि वीडियो बहुत लंबी है। तो अब ये सोचा है कि आपको चीज़ें बोर्ड पे ही लिखा हुई ऐसे मिलेंगी जैसे अभी लिखी हुई हैं, और मैं इनको एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। बात अभी वही है, बस मैं वीडियो चलती हुई मैं नहीं लिखूँगा, ताकि आपका टाइम भी बच जाए, आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें पढ़ लें और वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना जाए। तो जिनको थोड़ा सा ये लगता है कि वीडियो लंबी है, नहीं देखी जा रही, तो उनके लिए भी थोड़ा सा सहूलियत रहेगी। तो अब से ऐसा ही लिखा हुआ मिलेगा और उसको मैं एक्सप्लेन करा करूँगा। जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो साइड में लिख दिया करूँगा, ठीक है। तो ये पंचायती राज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने जाना था कि 73वां संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज ऐड किया गया था अनुसूची 11 के अंदर। भारतीय संविधान में आज 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें से 11 अनुसूची के अंदर किसको ऐड किया गया, तो पंचायती राज। और म्यूनिसिपैलिटी और नगर पालिका जो है वो अनुसूची 12 में ऐड किया गया था। कौन से संशोधन के द्वारा, तो बच्चे 74वें संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था 1992। तो जैसा कि बोर्ड पे आपको लिखा हुआ है कि भारत में कब लागू हुआ था, तो 24 अप्रैल 1993 को भारत में लागू हो गया था, ठीक है। हालांकि 73वें संशोधन 1992 के द्वारा, 1992 के द्वारा इसको ऐड किया गया था। किस अनुसूची में ऐड किया गया था बच्चे, तो अनुसूची नंबर 11 में ऐड किया गया था पंचायती राज को, जैसा कि मैंने आपको पहले क्लास के अंदर बताया था, ठीक है। तो जब हरियाणा में लागू हुआ तो उसकी तारीख आपको याद होनी चाहिए, कभी भी पूछ ली जाए तो ये रिमेंबर होनी चाहिए कि 22/4/94 हरियाणा में क्या हो गया था, पंचायती राज लागू हो गया था। राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी बच्चे, तो 21/4/94, इसके एक दिन पहले हरियाणा में पंचायती राज लागू करने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। यहाँ तक तो अब सब पढ़ लेता है कि राष्ट्रपति की मंजूरी 21/4/94 को मिली और हरियाणा में लागू 22/4/94 को हुआ। परंतु राष्ट्रपति कौन थे उस टाइम पे जब मंजूरी मिली, तो उनका नाम था शंकर दयाल शर्मा, जिन्होंने मंजूरी दी थी किसको, हरियाणा में पंचायती राज को। और सीएम कौन थे हरियाणा के अंदर, मुख्यमंत्री कौन थे, तो भजन लाल जी उस टाइम पे सीएम थे। और कौन सी विधानसभा चल रही थी, तो 8वीं विधानसभा चल रही थी। बच्चे, पीछे एक वीडियो पड़ी है जिसमें हरियाणा की मैंने 14 की 14 विधानसभा के बारे में डिस्कस किया हुआ है। 13 विधानसभा एक पार्ट में और 14वीं विधानसभा अलग पार्ट में। उसमें मैंने बताया था कि 8वीं विधानसभा चल रही थी जब क्या लागू हुआ, हरियाणा के अंदर पंचायती राज लागू हुआ। एक सवाल का जवाब देना मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना कौन सी विधानसभा चल रही थी जब हरियाणा में हुई थी शराबबंदी। हिंट दे देता हूं, उस टाइम पे अपने जो मुख्यमंत्री थे वो थे हरियाणा के विकास पुरुष, लौह पुरुष कहे जाने वाले, आधुनिक हरियाणा के निर्माता कहे जाने वाले
बंसीलाल। आगे बढ़ते हैं। 8वीं विधानसभा उस टाइम पे चल रही थी। हरियाणा के उस टाइम पे स्पीकर कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम था ईश्वर सिंह। आज कौन स्पीकर है, तो आज हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं। डिप्टी स्पीकर भी आप जानते हैं रणबीर सिंह गंगवा जी हैं। राज्यपाल कौन है, तो धनिक सिंह मंडल थे उस टाइम पे जब पंचायती राज लागू हुआ। ये सवाल ऐसे करके पूछा जा सकता है बच्चे कि जब हरियाणा में पंचायती राज लागू हुआ तो मुख्यमंत्री कौन थे, तो भजन लाल जी थे। और कौन सी विधानसभा चल रही थी, तो 8वीं विधानसभा चल रही थी। राज्यपाल कौन थे, तो धनिक सिंह मंडल जी थे, है ना। पंचायती राज हरियाणा की किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो ये आता है पंचायत एवं विकास मंत्रालय। इंग्लिश में इसको कहेंगे डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट। किसके अंतर्गत आता है, पंचायती राज, तो इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है पंचायत एवं विकास मंत्रालय। हेड कौन थे इसके, तो हेड थे दुष्यंत, हेड कौन है सॉरी इस टाइम पे, तो कौन है, दुष्यंत चौटाला जी, जो कि हरियाणा के क्या है, डिप्टी सीएम है। और जींद के उचाणा से क्या है, विधायक हैं। डिप्टी सीएम है ना, उप मुख्यमंत्री हैं। यही तो बोल रहे थे कि राइट टू रिकॉल बिल आएगा, महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। अभी हाल फिलहाल के करंट अफेयर्स में है ना, अभी हाल फिलहाल की न्यूज़ में जब ये बता रहे थे। सेंटर के अंदर ये मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज इसके अंतर्गत आता है, जिसके की हेड कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर है। ठीक है, इसके आगे अभी पढ़ेंगे बच्चे, अभी इतना आप पढ़ चुके हो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या साथ के साथ नोट्स बना लो। मैं इधर हो गया, स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हो। ये तरीका आपको कैसा लगा, ये पढ़ाने का ठीक है या पहले वाला तरीका ही करवाया जाए कि मैं साथ के साथ बोर्ड पे लिखूं, है ना। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, राय जरूर देना अपनी कि किस तरीके से आप पसंद करते हैं पढ़ाना, कि मैं वीडियो चल रही है तब लिखूं या ऐसे लिखा हुआ है उसको एक्सप्लेन कर दूं, ये ज़्यादा बेटर है। जो तरीका आप बोलोगे उसी को फिर फॉलो किया जाएगा। बट बच्चों ने जो बोला था कि वीडियो एक तो लंबी बनती है और एक ठीक है उससे टाइम काफ़ी कंज्यूम होता है, तो ऐसे करके बनाएं वीडियो, तो वैसे ही हमने प्रयास किया है। बाकी आपकी जो राय है, जो ज़्यादा बच्चों की राय होगी उसी के अकॉर्डिंग अगली वीडियो बनेगी। अब मैं इसको मिटाऊंगा, फिर कुछ पॉइंट आपके सामने लिखे हुए आएंगे और उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। चलिए तो बच्चे इसके आगे अब क्या है, देखो जैसा कि मैंने बताया था कि पंचायती राज जो है ये त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई थी। त्रिस्तरीय का मतलब क्या है कि गाँव के लेवल पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति, खंड लेवल पे जिसे कहते हैं, और आगे ठीक है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या है, तो जिला परिषद है। बाकी शहरों के लिए है ना, महानगरों के लिए आगे फिर नगर पालिका, नगर निगम है ना, नगर निगम और नगर परिषद ये व्यवस्था की गई थी, जो कि नगर पालिका जो है वो 74वें संशोधन द्वारा 1992 द्वारा ऐड किया गया था अनुसूची 12 के अंदर। तो अभी पंचायती राज पे हम इनको डिस्कस करते हैं। तो ग्राम पंचायत के अंदर जो मुखिया होता है उसको क्या बोलते हैं, सरपंच बोलते हैं, प्रधान बोलते हैं कुछ जगह पे। पंचायत समिति में जो होगा वो चेयरमैन होगा, ठीक है, ब्लॉक लेवल पे जो होती है। और जिला परिषद में क्या कहलाएगा, तो पार्षद कहलाएगा। आप यहाँ पे काम करोगे, अगर ग्राम सचिव लगते हैं तो ग्राम पंचायत के अंदर ग्राम सचिव। पंचायत समिति के अंदर खंड लेवल पे बीडीपीओ होता है बच्चे, बीडीपीओ की फुल फॉर्म है ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर। और जिला परिषद लेवल पे जो होता है वो डीडीपीओ होता है, तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर होता है। उसके बाद क्या है, ग्राम सचिव के काम क्या है, जैसे आप जिस पोस्ट पे जा रहे हो तो वहाँ पे काम क्या होगा। सबसे पहले एक चीज़ याद रखना, ये सवाल पूछ सकता है कि ग्राम पंचायत तथा सरकार के बीच में एक कड़ी के रूप में है ना, एक कनेक्शन के रूप में कार्य करता है। कौन कार्य करता है, तो ग्राम सचिव काम करता है। पंचायत और सरकार के बीच में एक जो कड़ी है वो क्या है, तो अपना ग्राम सचिव है। जैसे राज्यपाल जो है, राज्यपाल भी बच्चे कड़ी के रूप में काम करता है। किस किस के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट और किसके बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक कड़ी के रूप में कार्य करेगा राज्यपाल। क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। कोई बाकायदा इलेक्शन नहीं होता, किसी को भी चाहें तो राज्यपाल बना सकते हैं। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पे ना हो, कुछ ऐसी जो योग्यताएं हैं अगर वो है तो फिर वो राज्यपाल बन जाता है। तो एक कड़ी के रूप में काम करेगा, कौन करेगा, ग्राम सचिव करेगा। ग्राम पंचायत के लिए बजट बनाता है, ठीक है, सरपंच और पंचों की सहमति के बाद बजट बनाएगा। ग्राम पंचायत के आय और खर्च का ब्यौरा रखता है।
ठीक है, ये कुछ काम है, किसके काम है? ग्राम सचिव के काम है। तो ग्राम सचिव के बिना गांव में कोई काम नहीं हो सकता। ठीक है, पूरा जो इनकम और एक्सपेंडिचर का जो लेखा जोखा है पूरा ग्राम पंचायत का, वो कौन रखता है आपका? तो ग्राम सचिव रखता है। एक चीज़ याद रखना, 1973 के कानून के द्वारा ये लागू की गई है कि 500 से ज़्यादा अगर जनसंख्या है किसी गांव की, तभी वहाँ पे क्या बनेगी? ग्राम पंचायत बनेगी, अदरवाइज नहीं बन सकती। और एक सरपंच होता है बच्चे गांव के अंदर, हम इनकी बात नहीं करेंगे, पंचायत समिति और जिला परिषद की ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि अपना ग्राम सचिव का जो पेपर है, जो ग्राम सचिव पोस्ट है, वो किसके अंडर में काम करती है? तो ग्राम पंचायत के अंडर में काम करती है। यकीन मानो, आपने ये वीडियो ध्यान से देख ली, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो जितने भी ग्राम पंचायत से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो सारे आपके बन जाएंगे। बच्चे फालतू नहीं पढ़ना, टाइम कम है, जितना करा रहा हूँ इससे सवाल 100% आपको मिलेगा, इससे बाहर सवाल नहीं मिलेगा। आगे पंच कितने हो सकते हैं? तो 6 से 20 हो सकते हैं। पंच का मतलब क्या है कि एक तो सरपंच होता है, और एक अगर आप गांव से हैं तो आप देसी भाषा में समझते होंगे, उन्हें मेंबर बोलते हैं जिनको, है ना, कि ये मेंबर है। वार्ड मेंबर जो होते हैं, वार्डों में बटा होता है गांव, तो उनकी संख्या होती है 6 से 20 के बीच में। मतलब मिनिमम 6 होगा और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? तो 20 हो सकते हैं। तो सरपंच बनने के लिए अब आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। ये तो ग्राम सचिव के काम हो गए। याद रखना कि त्रिस्तरीय है, गांव के लेवल पे ग्राम पंचायत कहलाएगी, ब्लॉक के लेवल पे, खंड के लेवल पे ग्राम पंचायत समिति कहलाएगी, और आगे वो जिला परिषद कहलाएगी। बीडीपीओ है ना, हाईएस्ट ऑफिसर होता है, किसके लिए होता है? तो ब्लॉक के लिए होता है, और डीडीपीओ आगे जिला परिषद के लिए होता है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए होता है। सरपंच की ही बात करते हैं, क्योंकि ग्राम सचिव ग्राम पंचायत के लिए ही कार्य करता है। योग्यता क्या चाहिए? एक तो 21 साल की आयु पूरी कर चुका हो। जैसे बच्चे राष्ट्रपति बनने के लिए एज कितनी है? तो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए राष्ट्रपति के लिए। राज्यपाल के लिए भी 35 है। बच्चे 35 पूरी नहीं, 35 पूरी कर चुका हो, मतलब उससे चाहे एक दिन भी ऊपर हो तो वो माना जाएगा। अगर पूरा 35 है तो वो भी राष्ट्रपति या राज्यपाल के चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता है। 10वीं पास योग्यता भी डिसाइड कर दी गई थी हरियाणा में। कब की गई थी? तो ये 10वीं पास होना चाहिए, याद रखना। ये 2015 के अंदर, उससे पहले कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं थी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं थी सरपंच बनने के लिए। और 2015 में ये शुरू कर दिया कि सरपंच कितनी पास होना चाहिए? 10वीं पास होना चाहिए मिनिमम। ऐसा करने वाला हरियाणा देश का दूसरा राज्य था। याद रखना, ये सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है, बन सकता है कि हरियाणा पंचायती राज में सरपंच के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखने वाला कौन सा राज्य था? तो दूसरा राज्य था। अब आपके दिमाग में एक सवाल ये आ रहा होगा कि सर जी पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य है आपका, जिसका क्षेत्रफल भारत में सबसे ज़्यादा है, जिसकी तुलना जर्मनी देश से होती है, जिसका नाम है राजस्थान। ठीक है, तो 10वीं पास ये कब लागू की गई? 2015 में। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान देने वाली है बच्चे कि जनरल कास्ट का अगर कोई मेल है तो वो 10वीं पास होना चाहिए। अगर फीमेल है तो उसके लिए 8वीं पास रखी गई है। अगर कोई एससी कैंडिडेट का मेल है तो उसके लिए भी 8वीं पास है, और अगर कोई फीमेल है एससी कास्ट की तो उसको भी 5वीं पास होना चाहिए। मतलब शेड्यूल कास्ट के लिए मेल के लिए 8 पास और फीमेल के लिए 5 पास, और मेल के लिए जनरल कास्ट है अगर तो 10 और 8 रखी गई है। ठीक है, ये सवाल पीछे एक एग्जाम में पूछा गया, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, HSSC के एग्जाम में पूछा गया कि महिलाओं और शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति के पुरुषों के लिए सरपंच बनने के लिए कितनी योग्यता है? तो याद रखना 8वीं पास है। अगर शेड्यूल कास्ट की कोई महिला है, सरपंच पद में खड़ा होना चाहती है, तो उसके लिए 5वीं पास है। महिला के लिए 5वीं पास है, याद रखना। ऐसा करने वाला, शैक्षणिक योग्यता रखने वाला हरियाणा देश का दूसरा राज्य था। पहला राजस्थान था, उन्होंने अपने वहाँ जो क्वालिफिकेशन रखी थी वो 8वीं पास रखी थी केवल। कुछ और योग्यताएं भी, क्वालिफिकेशन भी हैं जो चाहिए, योग्यताएं चाहिए कि एक तो घर में शौचालय होना चाहिए, ये भी 2015 में ही लागू किया गया था। कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। बिजली का बिल जो है वो पूरा चुकता होना चाहिए। ठीक है, और कृषि ऋण जो है उसका कोई बकाया नहीं होना चाहिए। ये कुछ अन्य योग्यताएं भी रखी गई हैं। तो यहाँ तक आप क्या समझे कि भाई त्रिस्तरीय था। गाँव के स्तर में कहेंगे ग्राम पंचायत, खंड के स्तर में कहेंगे पंचायत समिति, और जिला स्तर पर उसको कहेंगे जिला परिषद, या है ना, जिला परिषद। वहाँ पे काम करेगा ग्राम सचिव, वहाँ करेगा बीडीपीओ, और यहाँ करेगा डीडीपीओ करेगा। काम क्या है कि भाई ग्राम पंचायत और सरकार के बीच में कड़ी के रूप में काम करता है, बजट बनाता है। सरकार, ग्राम पंचायत का जितना भी खर्चा और इनकम है उन सब का ब्यौरा कौन रखता है? तो ग्राम सचिव रखता है। मिनिमम 500 पॉपुलेशन होगी तभी गाँव में क्या होगी बच्चे? पंचायत होगी। और
सरपंच मिनिमम 5 to 6 to कितने होने चाहिए, 20 होने चाहिए, जिन्हें देसी भाषा में गांव में मेंबर कहते हैं। वार्डों में बटा होता है गांव, वार्ड नंबर होता है ना, वार्ड नंबर 12, 13, 14, तो उन वार्डों में जो बटा होता है मिनिमम 6 और मैक्सिमम 20 होने चाहिए। 21 साल की आयु। ये चीज़ याद रखना कि 10वीं पास या एजुकेशन क्वालिफिकेशन करने वाला हरियाणा जो है वो देश का दूसरा स्टेट था, पहला था आपका राजस्थान। ठीक है, बस ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए कितनी शैक्षणिक योग्यता है, तो 5वीं पास है। याद रखना अनुसूचित जाति का मेल और जनरल कास्ट की फीमेल दोनों के लिए कितनी है, 8वीं है। ये बाकायदा वो पेपर में सवाल पूछ चुका है, ऑप्शन में 10 भी दिया था, और ज़्यादातर बच्चे जो 10वीं पास सुने थे वो इसका आंसर 10वीं पास ही लगाए थे, बट यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है। अब मैं इसको मिटाऊंगा बच्चे, फिर से कुछ पॉइंट्स लिखूंगा और फिर से उसको एक्सप्लेन करूंगा। तब तक आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो या इसको नोट कर लिया करो साथ के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ और पॉइंट है बच्चे, जैसे कि हरियाणा पंचायत भवन, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो चंडीगढ़ के अंदर है, सेक्टर 28 के अंदर। राजीव गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पंचायती राज एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये कहाँ पे है, तो नीलोखेड़ी के अंदर है। याद रखना यहीं पे ट्रेनिंग वगैरह होगा आपका ग्राम सचिव का। ठीक है, और पंचायत के बाकी जितने जो मेंबर होते हैं। ठीक है, हरियाणा के अंदर गांव की अगर मैं बात करूं, टोटल गांव कितने हैं, तो 7652 टोटल गांव हैं। अगर यही सवाल ऐसे पूछ लेगा कि 2011 की जनगणना 10 साल बाद होती है, अगले 21 में अपने पास डाटा आ जाएगा, तो 11 की जनगणना के अनुसार अगर पूछेगा गांव कितने हैं, तो बताना है 6841। बच्चे नायब तहसीलदार के पेपर में सवाल बाकायदा वो पूछ चुका है कि हरियाणा के अंदर कितने गांव हैं। उसने ऑप्शन में दिया था 4000 से अधिक हैं, 5000 से अधिक हैं, 6000 से अधिक हैं, 7000 से अधिक हैं। तो वहाँ पे आपको आंसर करना था कि 6000 से अधिक हैं। तो अभी ये गांव कितने हो गए हैं, तो 7652 हो गए हैं। ये मेरा डाटा नहीं है बच्चे, ये हरियाणा पंचायत की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से ये डाटा उठाया है। अगर सवाल पेपर में ऐसे आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कितने गाँव हैं, तो 6841 हैं। अगर सवाल सिर्फ इतना सा है कि हरियाणा में कुल गांव कितने हैं और ऑप्शन में आपको 7652 मिले, तो इसका मतलब यही होता है कि बच्चे वो करंट अफेयर से रिलेटेड आपको सवाल पूछ रहा है और आंसर आपको क्या लगाना है, 7652 ही लगाना है। यकीन मानो इसको आप चैलेंज भी कर सकते हो, HSSC ये ऑप्शन देती है। मान लो अगर फिर भी वो आंसर यही माने कि 6841 है, तो आप चैलेंज कर सकते हो। साथ में हरियाणा पंचायत भवन का जो स्क्रीनशॉट है उसको लेके आप चैलेंज कर सकते हो कि वेबसाइट पे आपने 7652 दे रखे हैं। याद देना, अगर 2011 की जनगणना के अनुसार पूछेगा तब तो आंसर 6841 ही लगाओगे, अदरवाइज 7652 होगा। ये ध्यान देना जो मैं बात बोल रहा हूँ, ये नहीं कि गुरुजी ने बोल दिया था 7652 है तो 7652 ही हर जगह लगाना है। अगर 2011 के अनुसार पूछे तो 6841 पे लगा देना मोहर। आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत कितनी है? अब ऐसा नहीं है ना बच्चे कि हर जगह सरपंच है, ऐसा नहीं है। ग्राम पंचायत केवल कितने जगह है, तो 6197 में है। अभी चुनाव भी होगा 2021 में। 2016 में पंचायत के चुनाव हुए थे हरियाणा में। 5 साल सरपंच का कार्यकाल होता है, इतना तो आपको पता होगा। तो 6197 है, तो 2021 के अंदर फिर से चुनाव होंगे सरपंच के लिए। और पंचायत समिति कितनी है, तो 126 है। जिला परिषद कितने होंगे, तो 22 होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा पंचायत कहाँ पे है, तो 472 पंचायतों के साथ सबसे नंबर 1 प्लेस पर है, वो है डिस्ट्रिक्ट आपका यमुनानगर। यमुनानगर 472 के साथ सबसे ज्यादा पंचायतों वाला जिला है। याद रखना है, सवाल पूछा जा सकता है। सबसे कम पंचायतें कहाँ हैं, तो फरीदाबाद, जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो 116 सबसे कम पंचायत। पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? पंचायत मतलब तीनों स्तर की मैं बात कर रहा हूँ, गांव के स्तर पे, खंड स्तर पे और जिला स्तर पे। तो ये करवाता है आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग। ये पहले नहीं था बच्चे, राज्य निर्वाचन आयोग, ये 1992 के बाद ही आया है पिक्चर के अंदर। ठीक है, क्योंकि तब ही पंचायती राज लागू हुआ था काफ़ी सारे स्टेट में। और सबसे पहले आपको पता है राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था, जैसा कि मैंने बताया था। और जवाहरलाल नेहरू जी उस टाइम पे क्या थे, तो प्रधानमंत्री थे। उसी के 9 दिन बाद 11 अक्टूबर 1959 को कहाँ लागू हुआ था, तो आंध्र प्रदेश। नहीं पता तो पिछली वीडियो जाके देख लो भाई, ग्राम सचिव के पेपर में 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, देख लेना, अच्छे से नोट्स बना लेना उसके। तो किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग स्टेट इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो ग्राम पंचायत तीनों स्तरों पर चुनाव कराता है, तो वो आर्टिकल 243 की है। अब ये 243 के का मतलब क्या मैं बता चुका हूँ
कि पंचायत से रिलेटेड जो अनुच्छेद हैं वो 243 से लेकर 243 ए और 243 कहां तक गए, और टोटल कितने आर्टिकल है, तो मैंने बताया था 16 आर्टिकल। कितने विषय हैं, तो 29 सब्जेक्ट हैं, 29 विषय हैं, ये मैंने बताया हुआ है। और कौन से पार्ट में, ये भी मैंने बताया था, पार्ट 9 संविधान में, पार्ट 7 है ही नहीं, ये मैंने बताया हुआ है, पिछली वीडियो देख लेना जाके। नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव भी यही करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग, जिसके लिए जो आर्टिकल इसको पावर देता है वो है 243 ZA। बताया था नगर पालिका के लिए बच्चे आर्टिकल जो है वो 243 P से लेकर 243 ZG तक है। इसका मतलब क्या है, पिछली वीडियो देख लेना। आगे बढ़ते हैं। 243 ZA नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव करवाएगा आपका राज्य निर्वाचन आयोग। ध्यान देना बच्चे, विधानसभा और लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये सब चुनाव किसकी जिम्मेवारी है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसके लिए आर्टिकल है आपका 324। ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है पिछली वीडियो के अंदर। कुछ ऐसे स्टेट भी हैं बच्चे जहां पंचायती राज है ही नहीं, वो है आपकी मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और जम्मू और कश्मीर। हाल फिलहाल का करंट अफेयर का क्वेश्चन बता रहा हूँ, जस्ट अभी 6 नवंबर को जम्मू कश्मीर में भी पंचायती राज तीनों टायर पे लागू कर दिया है, और अभी चुनाव की भी तैयारी है जम्मू कश्मीर के अंदर। अभी 370 से पहले वहाँ पे पंचायती राज नहीं था, ठीक है, एप्लीकेबल नहीं था, या 1 टायर गवर्नमेंट ही थी। सुटेबली जो मंशा रखी गई थी पंचायती राज की कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होनी चाहिए, पावर सिर्फ एक ही एंटिटी के हाथ में नहीं होनी चाहिए, सत्ता का क्या होना चाहिए, विभाजन होना चाहिए। वो उद्देश्य जम्मू कश्मीर में पूरा नहीं होना था। अभी 6 नवंबर, अभी हाल फिलहाल का, बच्चे यूट्यूब चैनलों पर काफ़ी जगह पंचायती राज पढ़ा रखा है, पर फ़र्क देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ कितनी गलतियां हैं और कितना कुछ उन्होंने नहीं बताया हुआ और यहाँ क्या बताया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर में अभी हाल फिलहाल में 6 नवंबर को अभी क्या है कि पंचायती राज के तीनों स्तर जो हैं वो लागू कर दिए गए हैं, और अभी चुनाव भी होने हैं आगे जाके जम्मू कश्मीर के अंदर। याद रखना कि राज्य निर्वाचन आयोग किसके चुनाव कराएगा, तो पंचायती राज के चुनाव और नगर निगम और नगर परिषद के चुनाव भी आपका कौन करवाएगा, तो राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा, जो कि केवल सिंगल बॉडी है। एक ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है किसके अंदर, स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंदर, राज्य निर्वाचन आयोग के अंदर। पर जो इलेक्शन कमीशन है, भारत का जो इलेक्शन कमीशन है वो 3 मेंबर बॉडी है, उसमें से एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, और एक ही उनमें से मुख्य होता है। जो भारत का जो मुख्य जो इलेक्शन कमीशन है, सॉरी, राज्य निर्वाचन आयोग है, वो पहले सिंगल मेंबर बॉडी ही था। जैसा कि आपको पता है बच्चे, 1989 में जो वोटिंग की एज है वो 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी, तो काफ़ी सारे नए वोटर ऐड हो गए थे, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम बढ़ गया था, इसलिए राष्ट्रपति ने 2 और इलेक्शन कमिश्नर ऐड किए थे किसके अंदर, इलेक्शन कमीशन के अंदर। 1989 से पहले ये सिंगल मेंबर बॉडी ही था। अब कितनी है, तो 3 मेंबर बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ज़्यादा गहराई में आप पॉलिटिक में पढ़ोगे, मेरी जिम्मेवारी सिर्फ यहाँ तक ही थी कि हरियाणा पंचायत भवन सेक्टर 28 मुख्यालय चंडीगढ़ में है, और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पंचायती राज एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट तो नीलोखेड़ी के अंदर है। गांव 7652, मेरा डाटा नहीं, हरियाणा पंचायती राज की जो वेबसाइट है उस पर दिया हुआ है। और ग्राम पंचायत कितनी है, तो 6197 है। सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत यमुनानगर में, और सबसे कम कहाँ पे हैं, तो फरीदाबाद के अंदर हैं। ये चीज़ याद रखना। अब कुछ करंट अफेयर हैं हरियाणा से रिलेटेड, वो हमें करने हैं। इसको मिटा के मैं लिख दूंगा। 4 पॉइंट हैं बच्चे, थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं पहले ही। एक तो महिलाओं का आरक्षण 50% हो गया है, और दूसरा राइट टू रिकॉल बिल पास हो गया, और तीसरा BCA को भी अब आरक्षण मिल गया है 8%। वो इसकी बातें हम करेंगे, मैं मिटा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चे, कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि पंचायती राज से हैं वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहला, महिलाओं को 50% आरक्षण दे दिया गया किसके अंदर, पंचायती राज के अंदर। पहले इसकी जो प्रतिशत थी वो 33% था, अब कितना हो गया, तो अब 50% हो गया है। सेकंड पॉइंट क्या है कि ओड इवन आधार पर सरपंच होंगे, ये बाकायदा दुष्यंत चौटाला जी ने बोला था, क्योंकि मैंने बताया था कि पंचायत एवं विकास किसके अंतर्गत आता है, तो दुष्यंत चौटाला जी के अंतर्गत ही आता है। ओड इवन आधार पर सरपंच क्या है, इसका मतलब ये है कि एक टर्म मेल सरपंच होगा तो अगले टर्म कौन सरपंच होगा, फीमेल होगा, ठीक है। एक बार पुरुष बनेगा तो अगली बार महिला, फिर अगली बार पुरुष, फिर अगली बार महिला,
तो ऐसे चलेगा। और तीसरा BCA को भी आरक्षण दिया गया, कितने प्रतिशत, तो 8% आरक्षण दिया गया किसके अंदर, पंचायती राज के अंदर। मुख्य बात यह है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट फैसले हैं ये तीनों फैसले जो हैं। और एक और इम्पोर्टेंट फैसला जो कि इससे रिलेटेड नहीं है वो ये था कि 75% प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो जॉब थी वो हरियाणा के युवाओं को ही मिलेगी। ये डिसाइड किया गया था, अभी पहले की बात है, अभी थोड़े टाइम पहले की, 2-3 महीने 3 महीने पहले की बात है कि 75% प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो जॉब हैं वो हरियाणा के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर 75% जो जॉब है वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो है वो हरियाणा के ही युवाओं को मिलेगी। ये भी बिल पास हो चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें याद रखना। महिलाओं को 50% आरक्षण ये पूछ सकता है। पहले कितना था, तो पहले 33% था बच्चे, 1/3 था, अब 1/2 हो गया। तो ओड इवन आधार पर सरपंच मतलब एक बार मेल एक बार फीमेल, और BCA को भी 8%। और ये इतना ही इम्पोर्टेंट फैसला है जितना इम्पोर्टेंट क्या था कि 75% प्राइवेट सेक्टर की जो जॉब है वो केवल हरियाणा के युवाओं के लिए ही आरक्षित होंगी। हरियाणा में, ऐसा नहीं दिल्ली में, सोच लो। और एक बहुत इम्पोर्टेंट जो कि अभी पास हुआ, राइट टू रिकॉल, जिसे कहते हैं वापस बुलाने का अधिकार। इसका मतलब क्या है कि 1 साल बाद हटाया जा सकता है किसको, तो चेयरमैन को, सरपंच को और पार्षद को, तीनों को हटाया जा सकता है राइट टू रिकॉल 1 साल बाद। मतलब जब वो सरपंच बन गया या चेयरमैन बन गया तो 1 साल बाद उसको हटाया जा सकता है। उसके लिए प्रोसीजर क्या है, हटाया ऐसे नहीं कि बना दिया सरपंच तो बच्चे 5 साल कार्यकाल होता है, 5 साल तक रहता था पहले, बट अब 1 साल बाद हटाया जा सकता है। उसके लिए प्रोसीजर क्या है कि 33% जो वोटर हैं वो लिखित में शिकायत करेंगे, ग्राम सचिव आगे BDPO को भेजेगा, वो आगे ऊपर के लेवल तक जाएगी शिकायत, और फिर 2 घंटे के लिए ग्राम सभा की एक बैठक होगी, और जिसके बाद फिर गुप्त मतदान किया जाएगा, मतलब सीक्रेट वोटिंग की जाएगी। अगर 67% सरपंच या चेयरमैन के खिलाफ में वोट पड़ते हैं कि ये योग्य नहीं है, तो सरपंच या चेयरमैन या पार्षद जो है वो हटा हुआ माना जाएगा। 67% बेसिकली बच्चे वो वही है 2/3, 2/3 मतलब 66.66% बैठता है, तो 67% इन्होंने बोल दिया है ना। ये जो संख्या है 2/3, ये भारतीय संविधान के मद्देनज़र बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। जो स्पेशल मेजोरिटी है वो इसी के अनुसार होती है, पॉलिटी में आप पढ़ोगे। तो 67% अगर खिलाफ में वोट मिले तो सरपंच हट जाएगा। अगर 67% खिलाफ में नहीं पड़े, मतलब इससे कम पड़े, तो फिर सरपंच अपनी जगह पे बना रहेगा, चेयरमैन अपनी जगह पे बना रहेगा, पार्षद अपनी जगह पे बना रहेगा, परंतु फिर 1 साल का वेट करेंगे और 1 साल बाद फिर से क्या लाया जाएगा, राइट टू रिकॉल बिल लाया जाएगा। ठीक है, इसका विरोध अकेली पार्टी किसने किया होगा आप जानती हैं, कांग्रेस पार्टी, महान पार्टी, उन्होंने इसका विरोध किया। उनका कहना ये था कि भाई ये जो तुम लाए हो ठीक है, अच्छी बात है, बट आपने विधायक मतलब MLA और MP के लिए ऐसा कोई कानून तो है ही नहीं जो आप इनके लिए लेकर के आए हो। मेरी बात समझ रहे हो नहीं, कि MLA और MP के लिए भी कुछ ऐसा ही प्रोसीजर होना चाहिए जो आप किसके लिए लाए हो, सरपंच, चेयरमैन और पार्षद के लिए लाए हो। वहाँ तो आपने कोई कानून ऐसा बनाया ही नहीं। जैसे सरपंच के लिए 10वीं पास जनरल के लिए रखी थी बच्चे, तो उसका भी विरोध हुआ था कि MLA MP के लिए तो कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है, तो सरपंच बनने के लिए आपने कैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगा दी। दूसरा उनका पॉइंट ये है कि भाई अगर विरोध करने का कांग्रेस का कि राइट टू रिकॉल लाने से गांव में क्या है कि अशांति सी बनी रहेगी, दड़ बनेंगे, गुटबाजी होगी, और जिससे जो सौहार्द की भावना है, भाईचारे की भावना है, उसको भी ठेस पहुंचेगा। और तीसरा ये था कि ऐसे अगर 1 साल बाद आप सरपंच हटाने लग गए और दोबारा फिर से आप चुनाव कराने लग गए तो ये बहुत खर्चीला होगा और बहुत पूंजी इस पर खर्च होगी, बहुत रिसोर्सेज खर्च होंगे। आपको पता है कि पूरी फोर्स एक्टिव हो जाती है उस टाइम पर, हरियाणा की जो पुलिस है जब चुनाव कराना होता है, और काफ़ी सारी चीज़ें जो है उनमें डिस्टर्बेंस आता है। तो ये कुछ पॉइंट थे कांग्रेस गवर्नमेंट के, कांग्रेस पार्टी के, जिसकी वजह से उन्होंने विरोध किया। किसका विरोध किया, तो राइट टू रिकॉल बिल का विरोध किया। तो ये सारी इंपॉर्टेंट मुख्य बातें थी, किससे रिलेटेड थी बच्चे, पंचायती राज से थी। आशा करता हूँ कि ये अच्छी लगी होगी वीडियो। दोनों पार्ट दबा के 2-3 बार देखो यार, ठीक है। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, करंट अफेयर्स वाली हैं, ठीक है। चलिए मैं यहीं पे छोड़ता हूँ, और अब वीडियो अगर आप इसी फॉर्मेट में चाहते हैं कि जो मैं बोर्ड पे लिख के और फिर चीज़ें एक्सप्लेन करूँ, तो कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर पुराना ही फॉर्मेट चाहते हैं तो वो भी आप बताना। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो बच्चे औरों को भी शेयर करो। ग्राम सचिव का पेपर आ रहा है, और ऑफलाइन बैच भी इंस्टीट्यूट पर शुरू हो गए हैं, ठीक है। डेली 3 से 4 घंटे की क्लासेस हुआ करेंगी उसके अंदर, ठीक है, होती हैं।
तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।